हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज फॉर बीपीएससी एईडीओ शुरू किया और आज है उसका डे 5। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार की कृषि पद्धति एवं प्रमुख फसलें। यह टॉपिक बीपीएससी एईडीओ के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जो स्कोरिंग टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यह स्टेटमेंट तो हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार की लगभग 70 से 75% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मानी जाती है। मतलब कि जो बिहार की आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अब सवाल ये आता है कि बिहार कृषि प्रधान क्यों है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। समतल, बिहार की जो भू आकृति है वो समतल है और जो यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ टाइप की मिट्टी होती है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। और गंगा या उसकी सहायक नदियाँ जो है जिससे सिंचाई बहुत ही आसान हो जाती है। और यहाँ की जलवायु काफ़ी ही खेती के लिए अनुकूल है। मतलब गंगा का मैदान, उपजाऊ क्षेत्र, समतल भूमि और खेती के लिए अनुकूल जलवायु, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की कृषि की नींव गंगा के मैदान पर आधारित है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम बिहार की कृषि पद्धति की विशेषताओं के बारे में। अब हम जानते हैं कि बिहार में कृषि किस प्रकार की जाती है, यानी एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ बिहार। मानसूनी कृषि पर निर्भरता है। बिहार में जो कृषि होती है वो मानसूनी कृषि होती है। दोस्तों, बिहार की मुख्य रूप से जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। जून से सितंबर तक होने वाली जो वर्षा होती है फसलों के उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर जून से सितंबर तक अच्छी वर्षा हो गई तो फसल अच्छा होगा, और अगर वर्षा खराब हो गई तो फिर फसल खराब हो जाता है। यदि मानसून समय पर और पर्याप्त हो तो कृषि उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन यदि वर्षा कम या असमान हो तो उत्पादन प्रभावित होता है। इसी कारण उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में कभी कभी सूखा देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रहे कि बिहार की कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अब बात करते हैं हम जोत संरचना की। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। और सीमांत किसान के मतलब वो होता है वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। और लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है। मतलब जो सीमांत किसान होते हैं वो लघु किसान से छोटे होते हैं। लेकिन औसतन अगर जोत का आकार देखा जाए दोनों को मिला करके तो वो बहुत ही छोटा है। और छोटे जोत का प्रभाव ये होता है कि जो यंत्रीकरण है, मशीनों का प्रयोग वो कम हो जाता है और उत्पादन लागत अधिक हो जाता है और आधुनिक तकनीकी का भी प्रयोग कम हो जाता है। तो ये बात ध्यान रहे कि बिहार में औसत जोत का जो आकार है वो छोटा है। क्योंकि अगर छोटे छोटे खेत होंगे तो उसमें जो भी मतलब मशीन वगैरह है उसका यूज करने में दिक्कत होगी, और जो भी मतलब आधुनिक तकनीकी वगैरह है उसको भी प्रयोग करने में दिक्कत होगा। और अगर दिक्कत होगा तो फिर जो उत्पादन का लागत है वो अधिक आएगा, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और मैन बेस किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा खर्चे आएंगे। अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में। दोस्तों, बिहार की सबसे प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि हमने कल वाली टॉपिक में समझा था। आप अगर चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कल वाली टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो एक सीरीज की तरह है, तो हर एक दिन पिछले वाले दिन से रिलेटेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। चूँकि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है, यानी जो नदियाँ अपने साथ गाद लाती हैं उससे निर्माण होता है। तो ये अत्यंत उपजाऊ होती हैं क्योंकि हर बार नया नया आते जाता है। और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जो हैं वो धान है, गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है। तो ये बात ध्यान रहे कि बिहार की जो प्रमुख मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर बात करते हैं बिहार की सिंचाई व्यवस्था की। बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे नहरें जिन पे सरकारी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई हैं, ट्यूबवेल जो कि भूजल आधारित होते हैं, कुएँ पर जो कुएँ हैं वो सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। और नदियाँ, बिहार की नदियाँ जो हैं गंगा, कोसी, गंडक, सोन,
हालांकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी कई क्षेत्रों वर्षा पर निर्भर हैं, क्योंकि जो बिहार की कृषि है वो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे वो वर्षा पे निर्भर होती है, क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो हर टाइम उनमें जल नहीं रहता है, नहरों भी सूख जाते हैं गर्मी का मौसम आते आते, तो उस एरिया में सिंचाई की समस्या हो जाती है। तो इसलिए बिहार का जो कुछ एरिया है वो सूखे से प्रभावित होता है और कुछ एरिया बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं बिहार की जो फसली प्रणाली है उसके बारे में। उससे पहले हम जानेंगे बिहार की कृषि की क्षेत्रीय समस्याएं क्या है। उत्तर बिहार यानी जो बिहार का ऊपर वाला एरिया है, जैसे कि वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, और ये जो भी मतलब जो येलो से आपको दिखाया जा रहा है ये बिहार का उत्तर बिहार वाला एरिया है, और ये जो ब्लू से दिखाया जा रहा है वो दक्षिण बिहार वाला एरिया है। तो जो उत्तर बिहार वाली एरिया है वहाँ पे बाढ़ की समस्या होती है, जल भराव होता है जिससे फसल क्षति ज़्यादा होती है। और जो दक्षिण बिहार जो ब्लू वाले एरिया में दिखाया जा रहा है बक्सर, भोजपुर, पटना वाले, यहाँ पे सूखा की समस्या होती है, क्योंकि सिंचाई की कमी के कारण खेत सूख जाते हैं और यहाँ पे सिंचाई का पर्याप्त साधन है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आपको होती है। अब हम बढ़ते हैं बिहार में फसल प्रणाली की तरफ। चूँकि हम जानते हैं कि बिहार में 3 फसल प्रणाली चलती है, जैसे खरीफ, रबी और जायद। तो अब हम एक एक करके सारे क्रॉप्स को समझेंगे। पहले समझते हैं हम खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है, यानी बरसात शुरू होने से पहले हो जाती है, और इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर यानी दिवाली वाली के आसपास में होती है। दशहरे से दिवाली के बीच में इसकी कटाई होती है, और ये मानसून पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि जून जुलाई में कटाई होती है, और बिहार में मानसून आने का भी समय मिड जून है, मतलब 15 जून के बाद ही आता है, तो इसलिए इसकी निर्भरता पूरी तरीके से मानसून पर होती है। और जो प्रमुख खरीफ फसलें हैं वो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। अब ध्यान दीजिए, धान बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और उत्तर बिहार एवं सीमांचल क्षेत्र में धान का उत्पादन अधिक होता है। धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, और इसलिए इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बिहार के प्रमुख अगर खरीफ फसल किसी को कहा जा सकता है तो वो है धान। अब बात करते हैं हम रबी फसल की, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। वही बिहार में अगर कहा जाए तो छठ उठ के टाइम पे होता है इसकी बुआई, और कटाई मार्च अप्रैल में यानी होली के आसपास में होता है। और ये भी सिंचाई पर निर्भर है, मतलब इसको सिंचाई के ही थ्रू बोया जा सकता, मतलब सिंचाई की जा सकती है, जैसे ट्यूबवेल हो गया या नहर वगैरह हो गए, या परंपरागत साधन में देखा जाए तो कुआं वगैरह हो गया। लेकिन अभी बिहार में बहुत कम कुआं वगैरह देखने में मिलता है, या आहर वगैरह जो बना के पानी को रोका जाता है उसके थ्रू अब बिहार में सिंचाई होती है। आहर मतलब आहरा वगैरह जो बिहार में कहा जाता है उसके थ्रू, आहरा पाइन, इन सब के थ्रू होता रहता है। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख रबी फसलों के बारे में, जो कि गेहूँ है, चना है, मसूर है, मटर है, सरसों है, और दक्षिण एवं मध्य बिहार में गेहूँ उत्पादन अधिक होता है। तो ये बात ध्यान है कि बिहार के प्रमुख रबी फसल कोई है तो वो है गेहूँ। अब बात करते हैं हम जायद क्रॉप की, जिसकी बुआई मार्च अप्रैल यानी होली से वही रामनवमी के आसपास में होती है, और कटाई मई जून में होती है। ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, मतलब मई जून, अब मार्च अप्रैल में बुआई हुआ, मई जून में वही इसको इसकी कटाई करने के बाद हम वो उसकी बुआई करते हैं, खरीफ फसलों की बुआई करते हैं। तो वही जो प्रमुख जायद फसल है वह है मूंग, उड़द, तरबूज, जो भी खरबूज सब्जियाँ, ये जो गर्मी की फसलें होती हैं जिसमें पानी वगैरह ज़्यादा होता है, और जायद फसलें पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर होती हैं। अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख फसलें। अब हम फसलों को वर्गों को समझते हैं कि बिहार के कौन कौन से फसल वर्ग हैं। पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की, जिसमें धान, गेहूँ और मक्का है। धान प्रमुख रबी फसल है, प्रमुख खरीफ फसल है, गेहूँ प्रमुख रबी फसल है, और मक्का सीमांचल क्षेत्र में पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम नकदी फसल की, जो कि गन्ना है। ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज पे पाया जाता है, और ये चीनी उद्योग का आधार है और लंबी अवधि की फसल होता है गन्ना। अगर एक बार वो रोप दिया जाता है तो वो 2-3 साल तक चलता रहता है। फिर होता है जूट फसल की बात, जो कि सीमांचल क्षेत्र में पाया जाता है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि जूट की खेती के लिए
पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फिर हम बढ़ते हैं दलहनी फसलों के बारे में, जो कि चना, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द। और बिहार दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए वो दलहन का जो क्या होता है आयात करता है अन्य राज्यों से। फिर बात करते हैं हम तिलहनी फसलों की, जो कि सरसों, तिल, अलसी, लेकिन इसका भी उत्पादन बिहार में काफ़ी सीमित मात्रा में होता है। उसके बाद है बिहार के फल और सब्जियां, जैसे कि केला हो गया, लीची हो गया, मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला, ये सारी चीज़ें बिहार में फेमस है। आम, अमरूद, आम में आम में भी बिहार के जो जर्दालू आम है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर बात करते हैं सब्जी उत्पादन, जो कि आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी। फल सब्जी उत्पादन में बिहार का राष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि बिहार में फल सब्जी उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर क्विक रिवीजन करें तो प्रमुख फसल धान, प्रमुख रबी फसल गेहूँ, प्रमुख नकदी फसल गन्ना, मिट्टी जलोढ़, फसली प्रणाली 3 फसली, कृषि प्रकार मानसूनी। और बिहार में कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है तथा गेहूँ और गन्ना राज्य की प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, हमने आपको आज के वीडियो में बिहार के जो भी एग्रीकल्चरल पैटर्न थे उसको समझाया, मेजर क्रॉप को समझाया। और अभी हम आपको जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट में बताएं कि और हम अपनी सीरीज़ को कैसे बेटर बना सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ डे 6 में। धन्यवाद।